चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या है, इनका दशमलव प्रसार हम लोग किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो पहले लोग समझते हैं वास्तविक संख्या में दशमलव प्रसार में क्या क्या रिजल्ट आते हैं, उनके बाद हम भाग विधि द्वारा उनका दशमलव प्रसार हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्या में दशमलव प्रसार करने पर दो स्थितियां बन के आती हैं, या तो शेषफल हमारा शून्य हो जाएगा, कुछ ना कुछ कट के क्या आ जाएगा, शेषफल शून्य हो जाएगा, या तो क्या होगा, शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा। याद रखिए कि वास्तविक संख्या में दशमलव प्रसार करने पर दो स्थितियां बन के आती, एक या तो शेषफल शून्य हो जाएगा, एक या तो शेषफल शून्य नहीं होगा। तो शेषफल जब शून्य हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार, यानी कि शेषफल शून्य हो गया, अर्थात कि भाग देने पर यह संख्या क्या हो गई है, शांत हो गई। तो शेषफल शून्य हो जाने की स्थिति में इसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, या इंग्लिश बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब देखिए, अगर शेषफल शून्य नहीं होता है, शेषफल शून्य नहीं होता है तो उसके बाद भागफल दो तरीके से क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। या तो भागफल रिपीट होकर आगे बढ़ता है, या तो भागफल रिपीट नहीं होता और आगे बढ़ता जाता है। याद रखिए कि जब शेषफल शून्य नहीं होता है यानी तो इसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि शेषफल शून्य नहीं हुआ है तो यह अशांत है, अभी भी क्या होगा, इसका आगे हम लोग भाग आगे देना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस स्थिति में पुनः दो स्थितियां बन के आती हैं। पहला क्या कि भागफल की बार बार पुनरावृत्ति होती है, भागफल क्या होते हैं, लगातार रिपीट हो जाते हैं, भागफल क्या होते हैं, लगातार रिपीट हो जाते हैं। तो भागफल जब रिपीट होते हैं तो पहले देखिए यह कैसा दशमलव प्रसार था, तो आप बोलेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार था। अशांत मतलब अनवसानी, अच्छा नहीं लिखे हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, यहां लिख दे रहे मुंह पर, अनवसानी है, यानी कि इसका शेषफल शून्य नहीं हुआ है, शून्य हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, अनवसानी, यहां पर क्या बोल देंगे, अनवसानी। और इसके भागफल की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे बोलेंगे अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार अपनी स्थिति को क्या करना, रिपीट करना, यानी पुनरावृत्ति करना। तो यह एक तरह से अशांत दशमलव प्रसार था, तो आगे आया तो इसमें भागफल की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे बोलेंगे अनवसानी के अशांत है, और आवर्ती मतलब कि इसका भागफल क्या हो रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसे, अनवसानी आवर्ती। इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हुआ है और इसके भागफल की बार बार पुनरावृत्ति क्या बोलेंगे, रिकरिंग, क्या बोलेंगे, रिकरिंग। अब देखिए, और दूसरी स्थिति बन के आती है, भागफल तो शून्य नहीं हुआ है लेकिन इसके इसका शेषफल तो शून्य नहीं हुआ है लेकिन इसके भागफल की भी क्या होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो इसे क्या बोलेंगे, अनवसानी। ये तो क्या हुआ है, शेषफल शून्य नहीं हुआ है तो इसे बोलेंगे अनवसानी, अनवसानी। और इसका भागफल रिपीट नहीं हुआ है, शेषफल तो शून्य नहीं हुआ तो लिख दिया अनवसानी, और इसका भागफल रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। बात नहीं, ठीक है। तो इसका शेषफल शून्य होगा तो अनवसानी बोल दिए, और इसका भागफल क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, भिन्न मतलब अलग अलग, 2 3 5 7 9 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग, मतलब उनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो भिन्न भिन्न भागफल आ रहा है तो इसका बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये हम लोग देख लिए कि क्या रिजल्ट बन के आता है। अब इसको हम उदाहरण द्वारा समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार करने पर उसका शेषफल शून्य जाता है और शेषफल शून्य नहीं होता तो उसमें दो स्थितियां किस प्रकार से बनती। इसको आप लोग इस फ्लो चार्ट को इसी तरह या तो स्क्रीनशॉट या तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम समझ आ रहे हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए वीडियो छोटा इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि भाग करके पहले से रख दिया, अब आपको स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझाते रहेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करने पर हम लोग को पता है कि सबसे पहले दो स्थितियां बन के आती है, एक या तो शेषफल शून्य हो जाएगा और दूसरी स्थिति में शेषफल शून्य नहीं होता है। तो शेषफल जब शून्य होता है, देखिए ध्यान से, तो 7/8 एक ऐसी वास्तविक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार करने पर शेषफल शून्य रहता है। शेषफल शून्य हो गया तो अर्थात ये कैसा हो गया, इसे बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार, यह कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार या
टर्मिनेटिंग, जैसे क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होता है कि किसी वास्तविक संख्याओं को भाग करने पर, दशमलव प्रसार करने पर उनका शेषफल शून्य नहीं होता है। शून्य न होने की स्थिति में दो स्थितियां बन के आती है। पुनः क्या होता है कि या तो भागफल क्या होगा, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होगी, या तो भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर शेषफल तो शून्य नहीं हुआ है, लेकिन इसके भागफल की यहाँ से पुनः पुनरावृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर हमने एक लिया था और यहाँ पर एक फिर से आ गया, यानी यही भागफल फिर से दोबारा आएगा। तो इसे बोलेंगे एक, तो इसका शेषफल शून्य हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी। और इसके भागफल की पुनरावृत्ति इसका बोलेंगे आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। ठीक, अब ध्यान समझिए, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी आवर्ती हो गया। अब कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार कभी भी रिपीट यानी पुनरावृत्ति, एक तो शेषफल शून्य होता है, ऊपर से शेष भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस तरह से ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो दशमलव प्रसार है इसमें किसी की पुनरावृत्ति नहीं है, तो इसे बोलेंगे अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी। और इसकी भागफल की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसे बोलेंगे अनावर्ती, अनावर्ती। तो इस तरह से हमने देखा कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार करने पर क्या क्या स्थितियां बन के आती है। तो वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार करने पर दो स्थितियां बन के आती हैं। पहले या तो इनका शेषफल शून्य हो जाएगा, या तो शेषफल शून्य नहीं होता है। तो शेषफल शून्य होने पर हम लोग इसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, जबकि शेषफल शून्य होने पर दो स्थितियां बन के आती हैं। एक हो जाता है अनवसानी आवर्ती यानी भागफल रिपीट होगा, एक बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती यानी भागफल रिपीट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ये हम लोग आगे कक्षा में चल के पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में चल के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग को होमवर्क करना है एक्सरसाइज 1.3। चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। अब ध्यान दो, अब हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th का मैथ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। यानी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को किस प्रकार से निरूपित करेंगे और किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो लोग देखना है। देखो सबसे पहले देखो हम बताए थे कि किसी भी संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा है उस पर वास्तविक संख्या एक अद्वितीय बिंदु द्वारा निरूपित किया जाता है। ये हम लोग पिछला पढ़ चुके थे, याद है कि संख्या रेखा पर हम लोग किसी भी बिंदु का निरूपित कर रहे हैं तो वह केवल एक ही संख्या को निरूपित करेगा। क्या होता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बस केवल एक ही संख्या को निरूपित करता है, प्रदर्शित है। ये याद रखना, एकदम गांठ बांध के रखना, एकदम याद करके रखना, कॉपी के पीछे याद करना क्या चीज, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बस केवल एक ही संख्या को निरूपित करता है, दो संख्या को निरूपित नहीं करता है। क्या बात सुना रही है? इसी तरह हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम 2.1 को निरूपित करना सीखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या को, उसके बाद उससे धीरे धीरे करके स्टेप वाइज सीखेंगे। बहुत ज्यादा लोगों को ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। तो 2.1 पहले समझते हैं किसके किसके बीच में यह मिलेगा। तो 2.1 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा। ये बात तो कंफर्म है कि 2.1 है तो पक्का है 2 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। सबसे पहले में क्या करना होगा, एक संख्या रेखा इस तरह से खींच लेना होगा, खींच लेंगे संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे। तो यह नंबर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, 2 से अधिक में और 3 से बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में। क्या मिलेगा, 2 और 3 के बीच में। देखो हमारे पास एक आवर्धन क्षमता का लेंस है, यहाँ पे हम उपयोग किए, तो यहाँ पे उपयोग किया तो ये हमको बड़ा बड़ा दिखना है। कैसे दिखने लगा, बड़ा बड़ा। तो 2 और 3 के बीच में हम 2 और 3 को 10 बराबर भाग में क्या कर लिए, बांट लिए। इसका उपयोग, अगर इसका सबसे साधारण एग्जाम्पल उदाहरण देखना है तो लोग अपना स्केल देख लो। स्केल में देखोगे 1 और 2 के बीच में 10 बराबर भाग में बटा रहता है, इसी तरह इसको भी क्या करें, 10 बराबर भाग में बांट दिए। अब देखो यह तुम्हारा 2 है और ये 3 है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम लोग देखें तो ये क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भाग में बढ़ गया। यह पहला नंबर क्या है, 2.1, दूसरा 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.0 मतलब 10 हो गया। 2.10 करो तो क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। बात समझ रहा है? 2.10 मतलब 3। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग इससे अधिक यानी यहाँ पर दशमलव बाद एक संख्या दशमलव बाद दो संख्याओं का निरूपण करने जा रहे हैं। देखो अगला संख्या 3.14। तो 3.14 को किस प्रकार से संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से। ये तो पक्का कंफर्म है तुम लोग को कि 3.14 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। यहाँ तो समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दो। सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर मान लेंगे 0, ये तुम्हारा हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। किसके किसके बीच में मिलेगा? 3 और 4 के बीच में। और 3 और 4 को थोड़ा सा बढ़ा कर खींच दें। यहाँ मिल गया तुम्हें 3, यहाँ मिल गया 4। 10 बराबर भाग में डिवाइड करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 3 और 4 के दाम बराबर भाग बांट दिया हम। 10 बराबर भाग में बांट ली। किसी को दिक्कत यहाँ बांटने में? तो देखो ये बोला 3.14, 3.14। तो यह 3 है, इसी के जस्ट बगल में क्या मिलेगा? 3.1 और यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? 3.2। इसको थोड़ा सा देखो, क डिजिट तक तुम्हें जाना है, दशमलव बाद 2 डिजिट, दशमलव बाद, और इसको भी 2 डिजिट कर 3.10 और 3.20। 3.10 3.20। अब बताओ अब इसको दशमलव के बाद वाली सभी संख्याओं को हम सिंगल करके पढ़ते हैं, याद रखना। कैसे पढ़ते हैं? सिंगल 3.14 3.15 ऐसे करके। अब बताओ अगर हम दशमलव घटाते, ई तुम्हें क्या दिख रहा है? 10। ई तुम्हें क्या दिख रहा है? 20। अब बता 14 कहाँ पर आएगा? 10 और 20 के बीच में ना, 10 और 20 के बीच में, यानी इसके बीच में हमें एक बार और मैग्नीफाइंग ग्लास करके यूज करके देखना होगा। इसके नीचे कैमरा में दिख रहा है? नहीं, इसको इरेज कर दे ऊपर वाला, तब तुम कर लोगे तुम लोग। देखो ध्यान से, इसको हम ऊपर बना रहे हैं इस तरह से। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? 3.1 और यहाँ पर 3.2। सही है। अब इसको 10 बराबर भाग में बांटो। पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 10 बराबर भाग में बट गया। अब देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा 3.1 है, तो 3.2 अरे सॉरी, ये 3.1 हो गया। तो इसके बाद आएगा 3.11 3.11 3.12 3.13 3.14 यही नंबर मिल गया, यही संख्या, यही है। समझ में आया? अगर 3.15 रहता तो ये हो जाता। अगर इस तरह से रहता कि 3.145, तो इसको अब क्या मिलता है? तो 3.14 मिल गया ना। अब इसके 3.14 और 3.15 ये कितना हो गया? 3.15 इसके बीच में मिलता है। इसके उसको फिर से जूम कर देते हैं, फिर 10 बराबर भाग में बांटते हैं। अब फिर क्या है? 3.111 3.112 3.113 3.115 ऐसे करके मिलता है। पास में है, इस तरह से लोग करना होता है। यहाँ तो सब लोगों को दिक्कत हो रहा है, 1-2 प्रश्न खुद से करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसको उसको उतार ली वाला 3.14 वाला उतारो इसको।